अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं PYQ का डिटेल सॉल्यूशन, जो सब्जेक्ट रहने वाला है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स फर्स्ट। इस वीडियो का शाउट आउट जाता है मिस्टर अरुण कुमार को, जिन्होंने लास्ट वीडियो पे हमारे कमेंट किया था। इस वीडियो के अंदर जो आंसर फॉर्मेट रहने वाला है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहने वाला है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें कवर की गई हैं, जैसे कि इसमें वीडियो के अंदर जो आंसर की स्टार्टिंग है वो उसके परिचय से की गई है। परिचय के बाद सूटेबल बुलेट पॉइंट्स हैं, उसके बाद कुछ कोटेशंस हैं। सबको जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उसका आंसर करने के बाद लास्ट में हमारा कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष है। इस टाइप में इस आंसर को सेट किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अपना नाम बता दूं, मेरा नाम शमा है। अब क्वेश्चन जो है इस वाले सब्जेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो सारे क्वेश्चन मैं पढ़ तो पाऊंगी नहीं अभी, तो मैं जस्ट इसमें इस वाली वीडियो के अंदर आपको जस्ट नोट्स के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। जैसे कि मैं स्लाइड ऊपर कर दूंगी तो आप इसको पढ़ लेना। और अगर आप चाहते हो कि मैं सारे क्वेश्चंस को पढ़ूं, अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन मैंने कोशिश करी है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम कंक्लूड करके चलूं। सो जो क्वेश्चन इंग्लिश में है वो हिंदी में भी मैंने एज इट इज़ कर रखा है। क्वेश्चन की लेंथ मैंने मैक्सिमम 1200 रखी है। सो आपको ज़्यादा कहीं और से मटेरियल वगैरह इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा। बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ दूंगी अगर मुझे ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, और जो ये इको का पेपर है इसमें कैलकुलेशन भी होती है। चलिए मैं आपको इस पेपर का पैटर्न बता देती हूँ। ये पेपर का जो मार्क्स है वो 90 मार्क्स का पेपर आएगा। 8 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करना होगा। पर क्वेश्चन आपको 18 नंबर देगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन में पार्ट्स के थ्रू क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक ए पार्ट बी पार्ट। जैसे एक क्वेश्चन के 2 पार्ट, दोनों का आंसर देना पड़ेगा। जैसे वही एक पार्ट 10 नंबर का हो जाएगा और सेकंड पार्ट 8 नंबर का। इस टाइप में यहाँ पे आंसर पूछते हैं। और पेपर के अंदर आपको नॉर्मल कैलकुलेटर ले जाने की परमिशन होती है। जैसे क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद को मापने की आय विधि समझाइए। तो इसमें पूरा प्रोसेस बता रखा है कि हम कैसे जो सकल घरेलू उत्पाद है तो उसकी आय विधि कैसी है, तो पूरा बताया जाएगा। पहले पढ़ देती हूँ मैं। सकल घरेलू उत्पाद मीन्स GDP एक ऐसा सूचक है जो किसी देश की आर्थिक स्थिति का मापन करता है। इसे मापने की कई विधियां होती हैं। हम GDP को कई तरीके से नाप सकते हैं, कई तरीके से माप सकते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण विधि है आय विधि। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेथड कौन सा है? इनकम मेथड। इसे एक मिनट में इरेज कर देती हूँ। इस लेख में हम आय विधि द्वारा GDP मापन की प्रक्रिया, इसके घटक और इसके महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको पूरा फॉर्म बता दिया गया है। पहले हम क्या बताएंगे? GDP मापन की प्रक्रिया बताएंगे, इसके घटक क्या क्या है ये बताएंगे, फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, GDP नापते क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये बताई जाएगी इसके अंदर। तो पहले इसमें आय विधि की परिभाषा बताइए कि होता क्या है। फिर यहाँ बताया गया है मजदूरी लाभ वगैरह। इसको आप सब पढ़ लेना डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में आंसर फॉर्म कर रखा है मैंने। आय विधि के घटक क्या क्या चीज़ होती है? मजदूरी है, प्रॉफिट यानी लाभ, किराया है, इंटरेस्ट है, मिक्स्ड इनकम मिश्रित आय,
अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी का समायोजन भी है इसमें। अब यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ IVD GDP की गणना का सूत्र। आपके पास बुक होगी, आप उसमें से ही मैच कर सकते हो। और एक ये वाला फॉर्मूला भी है। अब इम्पोर्टेंस क्या है IVD की, एक बार देख लेते हैं इम्पोर्टेंस भी। सामाजिक आर्थिक विश्लेषण, इससे पता चलता है कि हमारा समाज है और जो आर्थिक रूप से कितना समृद्ध होता जा रहा है या फिर कितना पिछड़ रहा है। नीति निर्माण, कोई भी नियम बनाने में हमें जो हमारी GDP बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, उसके अनुसार ही हम क्या है अपने अपने कोई भी नियम या कोई भी नीति लेकर आते हैं, ताकि देश के अधिकतम लोगों को क्या हो सके, उससे बेनिफिट मिल सके। समृद्धि और समानता का मापन, GDP निकालने से पता चलता है कि हमारा जो कंट्री है वो कितनी ज़्यादा समृद्ध हो रही है या फिर उसमें कितनी असमानता या फिर समानता फैली हुई है। समग्र आर्थिक प्रदर्शन, इससे हमें पता चलता है कि जो टोटल है हमारा, मतलब समग्र सबका मिला जुला आर्थिक प्रदर्शन कैसा है हमारे देश को, पता चलता है। अब IVD की फ़ायदे और सीमाएं यहाँ पे दोनों दे रखी है मैंने। फ़ायदा क्या है, इसमें आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी अपने देश के बारे में। प्रत्येक घटक का विश्लेषण हो पाएगा इसमें। नेक्स्ट क्या है इसमें, प्रत्येक घटक का विश्लेषण हो जाएगा। जैसे इसमें प्रत्येक घटक का विश्लेषण किया जा सकता है, जैसे अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का पता चलता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति पता कर सकते हैं। ये भी समाज की आर्थिक स्थिति को बेहतर ढंग से परिभाषित करने में मदद करते हैं हमारी GDP। सीमाएं क्या है, ये अनौपचारिक क्षेत्र, इस ज़्यादा जो हम GDP कैलकुलेट कर पाते हैं तो वो हमारा औपचारिक क्षेत्र की कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ इसमें हमें डिटेल में प्रोवाइड मिल जाती है। लेकिन जो अनौपचारिक क्षेत्र है, ये विधि अनौपचारिक क्षेत्र से उत्पन्न आय को पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाती है। अनौपचारिक क्षेत्र का योगदान GDP मापन में छूट भी सकता है कभी कभी। डेटा की उपलब्धता, ये हम जो बात कर रहे हैं सीमाओं की बात कर रहे हैं। सटीक डेटा की उपलब्धता हमेशा संभव नहीं होती, जिससे गणना में त्रुटि भी हो जाती है। ज़्यादातर जो हमारी गणना है GDP में, उसमें इसी कारण ना मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल सटीक बिल्कुल प्योर डाटा नहीं मिल पाता। लोग ना अपनी कभी कभी इनकम भी कम बताते हैं, कभी कभी ज़्यादा बता देते हैं, तो उससे ना GDP हम सही तरीके से नहीं निकाल पाते। दोहरी गिनती करना, कभी कभी एक ही चीज़ को हम 2 बार गिन लेते हैं, उसमें भी क्या है हमारी GDP ठीक तरीके से नहीं निकल पाती। फिर एट दी एंड हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे निष्कर्ष लिख के इस आंसर को फिनिश कर देंगे। इसको आप डिटेल में पढ़ लेना। हाँ, एक और चीज़ मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है, समस्या और सुधार, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और समग्र योगदान, जो 2 मैंने यहाँ पे यूज़ किए थे वर्ड, उसको मैंने नीचे एक्सप्लेन कर दिया ताकि और अच्छे से आप डिटेल में समझ पाओ। मुद्रास्फीति जनित मंदी क्या है और यह कब हुआ, इसने अर्थशास्त्रियों के विचार को कैसे बदल दिया। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मुद्रास्फीति मंदी क्या है, आपको पहले ये बताना है, फिर बताना है ये कि ये हुआ कब, ये भी डिफाइन करना है। अब इसमें जो अर्थशास्त्री वगैरह लोग हैं, उनके विचार को कैसे चेंज कर दिया, आपको यही बताना है। देखिए, एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन साथ में दिए गए हैं, तो हमें तीनों का आंसर करना पड़ेगा। पहले आप क्वेश्चन को लिखने से पहले क्वेश्चन को समझना सीखें। अगर आपको एक बारी में क्वेश्चन समझ में आया तो एक और बार पढ़े, 2 बार पढ़े, और फिर उसके बाद उसका आंसर फॉर्म करें दिमाग में, और फिर जल्दी से आंसर लिखने की ट्राई करें अपनी आंसर शीट में। लेकिन पहले उसका फॉर्मेट अपने दिमाग में सेट कर लें। इससे क्या है, आप अच्छे से अच्छा आंसर लिख पाओगे, और अच्छा आंसर लिखोगे तो बेशक सी बात है आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो पहले हम मुद्रास्फीति जनित मंदी, इसके बारे में बताएंगे और इसका प्रभाव बताएंगे। परीक्षा यहाँ पे देंगे पहले ये होता क्या है। वैसे मुद्रास्फीति तो अगर लेमन लैंग्वेज में बताए तो मुद्रास्फीति होती है कि जब हमारी पैसे की वैल्यू कम हो जाए। जैसे कि अभी हमारी तरफ 10 रुपये का ब्रेड मिलता था, ओके, जैसे कि पहले यहाँ पे हमारे 10 रुपये का ब्रेड मिलता था, अब वही ब्रेड 30 रुपये का मिलता है। इट मीन्स कि जो चीज़ तो वही रहेगी, लेकिन जो हमारी पैसे की वैल्यू वो घट गई है, तो मुद्रास्फीति होती है। और डिटेल में आपको जानना है तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ सकते हैं। पहले हम इसका परिचय देंगे। क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको ऐसे करना है, पहले हम थोड़ा परिचय दे देंगे, फिर उसके बारे में डिटेल बता देंगे। अगर आपको परिभाषाएं आती हैं तो मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हो। हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, आप सबको डिटेल में बता दीजिए।
और ऐतिहासिक संदर्भ अगर देना चाहो तो काफ़ी बेहतर है, जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है। मुद्रास्फीति जनित मंदी का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 1970 के दशक में अमेरिका में देखा गया। ये अवधि तेल संकट और वैश्विक आर्थिक अशांति से चिन्हित थी। जैसे कि इसे पूछा गया था ना कब आई, तो इसमें मैंने यहाँ पे इतिहास का वो बता दिया है। फिर तेल संकट और इसका प्रभाव, इसको थोड़ा डिटेल में बता दिया है। अब मुद्रास्फीति जनित मंदी जो छा जाती है उसके प्रभाव क्या क्या होते हैं और अर्थशास्त्रियों के विचारों में बदलाव कैसा है, इन सबको मैंने इकट्ठे बता दिया है। फिलिप्स वक्र का पुनर्विचार, मुद्रा सिद्धांत, आपूर्ति पक्ष, अर्थशास्त्र, नीतिगत प्रतिक्रियाएं क्या कहती हैं, मुद्रास्फीति नियंत्रण की नीतियां क्या कहती है, उसमें नीतियां भी मैंने दे रखी हैं। आर्थिक सुधार और विनियमन में कमी, निष्कर्ष। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया है और जो क्वेश्चन के नंबर है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, सो इसमें टेंशन मत होना, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसका जो सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर है वो मिल नहीं रहा था बेसिकली, तो मैंने बहुत मुश्किल से पेपर ढूंढा था। उसके बाद मैं ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे नोट किया, उसके अकॉर्डिंग उसका मैंने फिर आंसर बनाया। व्हाट डू यू मीन बाय आउटपुट गैप? एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटपुट गैप। इसको एक्सप्लेन करना, ये 8 नंबर का है। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है तो इसका ए पार्ट 8 नंबर का होगा, फिर से बी पार्ट, और अगर सी होगा तो वो भी होएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इको के पेपर में बेसिक सी बात है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा गाथाएं नहीं करनी, क्योंकि थोड़ा फैक्चुअल पेपर होता है, तो आपको फैक्ट ज़्यादा इसमें कवर करने होते हैं। सो बच्चे थोड़ा कम ही प्रेफर करते हैं लिखना, सो अगर आप लिखोगे तो इट्स गुड। एग्जाम्पल एंड कोटेशन वगैरह भी मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है। फिर नेगेटिव आउटपुट गैप क्या होता है ये बता रखा है। क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ऊपर स्क्रॉल कर रही हूँ। अगर आपको स्पीड लग रही है तो थोड़ा कम स्पीड करके आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा टाइम नहीं था इसलिए मैंने इस स्लाइड को और ज़्यादा एडिट नहीं किया है, थोड़ा बहुत मैंने एडिट कर दिया है। आउटपुट गैप से आप क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब है? सकारात्मक और नकारात्मक आउटपुट गैप को समझाइए। चलिए मैं एक बार आपको बता ही देती हूँ आउटपुट गैप बेसिकली होता क्या है। तो उत्पादन अंतर या फिर आउटपुट गैप होता क्या है? ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणा है, मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक उत्पादन और संभावित उत्पादन के बीच के अंतर को मापता है। मतलब जो हमारा रियल प्रोडक्शन हुआ है वो, और जो हमने अज्यूम कर रखा है कि हमारा मतलब फ्यूचर में इतना होएगा, वो, उन दोनों के जो बीच का अंतर है वही क्या है, हमारा आउटपुट गैप है। तो आप और डिटेल में इसको पढ़ लेना। अब इसकी परिभाषाएं मैंने दे रखी हैं। Here is some definitions you can read also. सकारात्मक उत्पादन अंतर, विशेषता और इसके प्रभाव भी यहाँ पे दे रखे हैं। उत्पादन और उद्धरण मीन्स कोटेशन ही है, उदाहरण है। एग्जाम्पल यहाँ पे ऊपर जो दे रखा है वो एग्जाम्पल है और नीचे हमारा कोटेशन है। नकारात्मक उत्पादन में अंतर क्या होता है? नकारात्मक बेसिकली जब हम इन दोनों में अंतर, नकारात्मक कब होगा? जब हमने थोड़ा ज़्यादा सोच रखा होगा और हमारा जो रियलिटी है वो थोड़ी कम होगी, तो हम वो नेगेटिव हो जाएगा। ये थोड़ा कॉमन सेंस है, आप इसको समझ सकते हैं। इजी है सारे टॉपिक्स, अगर आप थोड़ा पढ़ने वाले बच्चे हो तो आराम से कर लीजिए। एट द एंड हम यहाँ पे निष्कर्ष लिख के इस आंसर को भी कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ओके, इसका यहाँ बी पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, उसका बी पार्ट है इसका। इसमें
और भी सब पार्ट्स दे रखे हैं। जैसे 10 नंबर का इसमें और भी सब पार्ट्स हैं, मे भी 3 सब पार्ट्स हैं, तो मैंने फिर भी थोड़ा डिटेल में लिख रखा है। लेकिन अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट है तो आप ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं, वरना अगर ज़्यादा लिखोगे हर छोटे छोटे क्वेश्चन के अंदर भी तो बड़े क्वेश्चन के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं हो पाएगा, तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो इसे कर लेना है। अंतर्निहित अपस्फीति कारक, अब इसको पहले पढ़ लेना क्या है। डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट इसका मैंने साथ में दे दिया था। इसको मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया था, दोनों सेम टू सेम है। आप जिस भी मीडियम में कंफर्टेबल है आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। एट दिन इसका मैंने कंक्लूजन लिख के इसको फिनिश कर दिया। अब है कॉर्न इकोनॉमी। अब ये होती क्या है आप इसको एक बार देख लेना। इसको मैंने एज इट इज हिंदी में भी दे दिया है। मक्का एक महत्वपूर्ण कृषि वस्तु है जिसका वैश्विक आर्थिक प्रभाव है, मतलब वो वैश्विक रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे पैसों से रिलेटेड। खाद्य पशु चारा और औद्योगिक कच्चे माल के रूप में इसकी बहुमुखी प्रतिभा इसे कृषि अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बनाती है। अब मक्का अर्थव्यवस्था के मुख्य पहलू, इसका उत्पादन, इसके उपयोग, इसका आर्थिक प्रभाव क्या क्या है, रोजगार देता है, व्यापार के लिए अच्छा है, मूल्य स्थिरता थोड़ी कम होगी। अब बाजार की गतिशीलता इसमें दे रखे हैं। इससे चुनौतियाँ क्या क्या आती है, चुनौतियाँ मैंने बता रखी थी। इसका निष्कर्ष, छोटे क्वेश्चन में थोड़ा जो शॉर्ट टाइप आंसर है उसमें अगर नहीं भी लिखोगे निष्कर्ष तो चलेगा, लेकिन जो बड़ा नंबर के क्वेश्चन है जैसे 10 नंबर 15 नंबर, तो उसमें मेक श्योर करना कि आप उसमें कंक्लूजन लिखो। तो इससे क्या है, टीचर को लगता है कि हाँ बच्चा थोड़ा सही है, उसने आंसर लिखा है। लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन में अगर कंक्लूजन पूरा फॉर्मेट से भी लिखोगे तो थोड़ा आपका टाइम ज़्यादा जाएगा और मे बी आपका आंसर कुछ छूट सकता है। ओपन मार्केट, खुला बाजार का परिचय। अब एक बार इसको पढ़ लेना, होता क्या है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस केंद्रीय बैंकों द्वारा लागू की जाने वाली एक प्रमुख मौद्रिक नीति उपकरण है। इसका उद्देश्य धन आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करना है ताकि अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विकास को बढ़ावा दिया जा सके। मुख्य पहलू, परिभाषा वगैरह बता देनी है। फिर इसका प्रोसेस, क्रियाविधि क्या क्या है, उदाहरण क्या है इसका, और एग्जाम्पल यहाँ पे बता दिया मैंने। अमेरिका फेडरल रिजर्व अक्सर ओएमओ का उपयोग अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने एवं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए करता है। फिर यहाँ पे एक कोटेशन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन केंद्रीय बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। ये हमें दिया है फेडरल रिजर्व ने। इसका मैंने इसमें निष्कर्ष लिख दिया है। देन इसको इंग्लिश मीडियम में भी सेम टू सेम ऐसे कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 अप्रोचेस टू मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी, बाय टू गिव द सेम आंसर एक्सप्लेन। 10 नंबर का है तो इसको अच्छे से फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना है आपको। देखो पहला अप्रोच क्या है, प्रोडक्शन अप्रोच है, उसके बारे में डिटेल बताया। दूसरा अप्रोच क्या है, हमारा इनकम अप्रोच है।
उसके बाद एक्सपेंडिचर अप्रोच, 3 अप्रोच को बता दिया, प्लस साथ में उसका फॉर्मूला भी लिख दिया और सेम आंसर क्यों आता है वो भी साथ में बता दिया। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अकाउंटिंग आइडेंटिटीज, डाटा कंसिस्टेंसी, एडजस्टमेंट ऑफ स्टैटिकल डिस्क्रिप्निक्स। और आप इसको खुद प्रोनाउंस कर लेना। एट द एंड इसका कंक्लूजन है। फिर है आर्थिक गतिविधियों को मापने के 3 दृष्टिकोण क्या है, वह समान उत्तर क्यों देते हैं। एज इट इज हिंदी में है, इसको आपको पढ़ लेना अच्छे से। एज इट इज जैसे इंग्लिश में लिखा है ऐसे हिंदी में लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन बी जो था वो आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, जिसको मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पे आप एज इट इज देख सकते हैं कैसे मैंने सॉल्व किया है। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है। अगर आपको नहीं आता है तो आप एक बार बिल्कुल सारे स्टेप को फॉलो करना। आई होप आपको फिर आ जाएगा। ये वाले तो नॉर्मल से मतलब प्लस माइनस वाले तो वो इस वाले में आ गए, लेकिन जो इसके आगे जो भी कैलकुलेशन वाले सवाल थे वो थोड़े अपॉन वाले थे, मतलब जो बटे वाले सवाल होते तो वो उससे टाइपिंग वाली हो नहीं पा रही थी, तो मैंने उसको एक एक्सेल शीट पे कर फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके फिर मैंने उसको लगा रखा है। तो आप वो भी देख सकते हो। सारा जो पूरा पेपर है उसका सॉल्यूशन कर रखा है। एज इट इज इसको हिंदी में कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रीय रूप से समायोजित अधिशेष से आपका क्या तात्पर्य है और ये वास्तविक या असमायोजित बजट अधिशेष से अधिक उपयोगी क्यों हो सकती है। आलेख आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन कर लिया है मैंने। इसमें जो आलेख था इसका डायग्राम था वो कंप्यूटर वाली लैंग्वेज से बना है। अगर आप समझ सकते हो तो आप एक बार इसको ध्यान से देख लेना। और अगर आप बनाना चाहो तो सिंपल से मैसेजेस आप कॉपी बना लेना, वो भी ठीक रहेगा। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस साइकिल, एक्सप्लेन द 4 स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। वही सेम क्वेश्चन है, वही उसको मैंने हिंदी में कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लेना। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो मैं सोच रही जल्दी खत्म कर दें इसको। क्वेश्चन ज़्यादा अगर इसको एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, घंटे 2 घंटे लग जाएंगे। इसलिए जस्ट ये वाली वीडियो एज अ डेमो है, आप इसको देख लीजिए। अगर आपको कुछ समझ में ना आए या फिर आप चाहते हो कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हो सके तो मैं लॉन्ग वीडियो भी इसके लिए आऊँगी। अभी जो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था आपको, वो सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें पहली स्लाइड जो नंबर 1 पर है, ये पहली है। एक बार मार्क कर देती हूँ। लाइन से एक है, दूसरी है, ये तीसरी है, ये लाइन से ही चल रही है। तो इतना आप कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन का नंबर भी लिखा होगा जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। और मैं हाईलाइट कर देती हूँ पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पे नंबर 3 है। पॉइंट्स वाले आंसर थे तो यहाँ पे नंबर मार्क कर देती हूँ। तो एक एक मैंने सॉल्व किया है।
इसको चाहे तो आप उसको ओपन करके अगर कहोगे तो मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी। एक बार खोल के मैं इसको दिखा देती हूँ आपको। शुरू कहाँ से करें? फर्स्ट इसका फिर सेकेंड आई होप आपको विजिबल होगा ये अच्छी तरीके से। चेंज इन बजट सरप्लस with C equals to 0.9 instead of 0.8। एकदम डिटेल में पूरी कैलकुलेशन इसमें कर रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पीडीएफ को तैयार करने में आज का पूरा दिन ख़त्म हो गया मेरा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे, जो बेशक सी बातें लगे ये, तो आप समझ ही गए होंगे। ये थोड़ा पेपर भी लेंथी आता है, काफ़ी ज़्यादा शीट्स आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर में। शीट्स मीन्स जो क्वेश्चन पेपर आता है वो थोड़ा मोटा सा लगेगा, ऐसा लगेगा कॉपी दे दी है। पेशेंस बनाए रखना और जो क्वेश्चन सबसे अच्छे तरीके से आता हो शुरुआत उससे करना। और हाँ, पेपर के टाइम आपको 2 पेन का यूज़ करना है, ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन। टीचर को लगेगा कि हाँ आपने कुछ लिखा है। ये क्वेश्चन मैं दोबारा स्टार्टिंग से आपको दिखा देती हूँ। कुछ क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, तो मैं सोचा कि इसको हिंदी में लिखने का कुछ फ़ायदा नहीं, तो फिर मैंने उसको एक ही लैंग्वेज में लिख दिया, वाला क्वेश्चन। मे भी मेरे ख्याल से मैंने वाला क्वेश्चन एक ही किया था, दूसरी लैंग्वेज में नहीं करा था। आप एक ही में कर सकते हो क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। फाइनली पेपर पूरा हो गया है। ये सारे क्वेश्चन से ये वाले क्वेश्चन पेपर में हो सकता है एज इट इज़ आ जाए। इस टाइप के आते हैं आपको। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ला के जाओगे तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा और आप अच्छे से अच्छे तरीके से पेपर को फोड़ सकते हो। इसी टाइप की और वीडियो चाहिए अगर आपको। मैं इस चैनल पर ये सारे वीडियो लेकर आती हूँ। और अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो उसके लिए मैंने दूसरा चैनल बना रखा है, उसका लिंक मैं मेंशन कर दूँगी। उसके अंदर 1st to 10th के लेवल का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन में उसमें लेकर आया करूँगी। अगर आपको नीड है तो आप उन लोगों को वाला चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। और अगर हाँ वीडियो में कुछ आपको चाहिए कि कुछ करेक्शन आपको करना हो या फिर आपको कुछ और क्वालिटी इम्प्रूव करनी है इसके, तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं।
ओके, सो अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।